चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज है लेक्चर नंबर 2। अच्छा, एक चीज़ सुनिएगा, अगर रिएक्शन में डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन मानेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए, वी ऑलवेज टेक फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर डायरेक्शन दिया नहीं है, अगर डायरेक्शन पर कुछ चर्चा नहीं है, देन हमेशा हम फॉरवर्ड डायरेक्शन ही मानेंगे, ठीक है, समझ गए। एक चीज़ और सुनिएगा, सेकेंड पॉइंट बताते हैं। मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, ये है आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन, हम मान रहे हैं। ये कैसा है बताइए, इंडोथर्मिक। तो ऑटोमेटिक लिक्विड से सॉलिड वाला जो रिएक्शन होगा ये आपका एक्सोथर्मिक हो जाएगा। एक इंडो तो दूसरा एक्सो, राइट। तो एक पॉइंट लिखिएगा, इन रिवर्सिबल रिएक्शन इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है देन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। समझ गया ना। चलिए सुनते चलिएगा। इन रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है, आगे बढ़ रहा है इंडोथर्मिक है, देन बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। माही आपके पास आवाज़ जा रहा है? चलिए ठीक है। एंड वाइस वर्सा भी यहाँ पर लिख लीजिए, समझ गया। 2 पॉइंट हम अभी बताए। अगर रिएक्शन में कुछ मेंशन नहीं है तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन मानना है। वी ऑलवेज टेक फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। कोई भी मेंशन नहीं है डायरेक्शन तो हमेशा आगे की तरफ मानेंगे। अगर रिएक्शन में, ठीक है, अगर रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन इंडोथर्मिक है देन बैकवर्ड क्या होगा, हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। अगर मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड क्या होगा, बोलो, इंडोथर्मिक होगा। समझ गया ना। वाइसे वर्सा मतलब समझते हैं ना, इस स्टेटमेंट का जस्ट उल्टा स्टेटमेंट। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग अब देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन। पहला टर्म है रेट ऑफ रिएक्शन। हम समझते हैं रेट का मतलब क्या होता है। देखिएगा, रेट का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स में रेट पढ़े होइएगा, समझ गया ना। क्या होता है बोलो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही यहाँ रेट क्या पढ़िएगा, अब यहाँ स्पीड वगैरह थोड़ी है, तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। समझ गया। मतलब रेट हम क्या पढ़ेंगे बोलो, रेट हम पढ़ेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, समझ गया ना।
लिखते चलिए, आराम से समझ के लिखते चलिए। अच्छा, रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होता है या रिलीज होता है? कंज्यूम होता है या फॉर्म होता है? रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो अगर रेट आपसे पूछा जाएगा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप ना माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। माइनस हम लोग कब यूज करेंगे? कब यूज करेंगे बोलो? यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर रिएक्टेंट, ठीक है। हम लोग रिएक्टेंट के लिए माइनस यूज करेंगे, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। ठीक है, रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम होता है। अच्छा, इसका पूरा आपको एक्चुअल फील आ जाएगा जब क्वेश्चन कीजिएगा ना, पूरा पता लग जाएगा क्यों हम माइनस प्लस लिखते हैं, ठीक है। आराम से बस पढ़ते चलिएगा। अब देखिएगा, यहाँ हम लोग रेट का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मतलब प्लस में लगाएंगे। कब? जब हम लोग प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तब। तो यहाँ प्लस क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट एक्चुअल में फॉर्म हो रहा होता है। तो अगर प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में हम बात करें, फॉर प्रोडक्ट, तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी होगा रेट, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट एक्चुअल में फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट बताओ, तो यूनिट आप इसका बता सकते हैं क्या? यूनिट देखिए, कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगा बोलो? कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। कंसंट्रेशन वही होता है ना, मोलरिटी। पढ़े थे ना पहला चैप्टर में। कंसंट्रेशन क्या है बोलो? कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, ठीक है। समझ गए? तो बोलो, अब कंसंट्रेशन के जगह हम मोलरिटी का यूनिट यूज कर लेते हैं अपॉन टाइम। तो क्या होगा बोलो? मोलर और टाइम नीचे, मोलर अपॉन टाइम, ठीक है। मोलर पर सेकेंड, मतलब मोलर टाइम इन्वर्स हो जाएगा, या सिंपली आप बोल दीजिए मोलर सेकेंड इन्वर्स, ठीक है ना। मोलर पर सेकेंड, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। मोलर अपॉन सेकेंड, इसी को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, इतना तो आता ही होगा समझ में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, मोलर सेकेंड इन्वर्स को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। मोलरिटी जो है, मोलर वो क्या होता है बोलो? मोल अपॉन वॉल्यूम, मतलब मोल पर लीटर हम लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल लीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स भी। मतलब ये हम कहाँ पे यूज किए बोलो? मोलर के जगह पे हम लोग ये यूनिट यूज कर लिए, मोल पर लीटर, ठीक है। नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। अच्छे से नोट करना है सबको, ठीक है। ये हम लोग बात किए कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। इसमें एक और चीज़ अभी हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूला में। इस फॉर्मूला में एक चीज़ और हम ऐड करेंगे, जब आप नोट कर लीजिएगा तब। नोट हो गया क्या? लिखते चलिए, आराम से लिखिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है, आराम से लिखते चलिए। हो गया, डन। अब देखिएगा, नेक्स्ट है, चलिए अब हम लोग आगे का कोशिश करते हैं। क्या चीज़ बोलो? अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं
प्रेशर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बताइए, प्रेशर के रिस्पेक्ट में अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब प्रेशर के रिस्पेक्ट में देखिएगा फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताइए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जगह हम ये भी लिख सकते हैं क्या, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस के लिए? तो कंसंट्रेशन के जगह यहाँ पे आपको ऐसे एरो डाल के लिखना है। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा प्रेशर के बगल में आपको एक और चीज़ मेंशन कर लेना है, ओनली फॉर गैस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ गैस के लिए लगेगा। ठीक है ना, तो गैस के लिए क्या फॉर्मूला होगा रेट का, बोलो सब लोग, रेट का फॉर्मूला क्या होगा सिर्फ गैस के लिए, बोलो सब लोग, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, यहाँ पर भी आप माइनस प्लस यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा बोलो, इसका यूनिट क्या होगा, प्रेशर टाइम इनवर्स, प्रेशर टाइम इनवर्स, या क्या हो सकता है बोलो, प्रेशर का यूनिट एटीएम और टाइम का सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए लिखते चलिए अच्छे से सब लोग। क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं माही, ये समझ आ रहा है? बोलो हेलो हेलो, आ रहा है ना? अगर नहीं आएगा तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना, सब लोग बताइएगा ज़रूर, कहीं पर भी अगर कुछ भी दिक्कत होता है बोलना है। हो गया ना, यहाँ तक डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हो गया, माही लिख लिए यहाँ तक? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नहीं क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ए से बी फॉर्म हो रहा है, ए से बी फॉर्म हो रहा है, मान लेते हैं टाइम जीरो है, टाइम क्या है बोलो, जीरो। ठीक है, ए से बी बन रहा है, हम मान लेते हैं समय अभी जीरो है, और सिर्फ ए होगा रिएक्शन में। ठीक है ना, प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, सिर्फ रिएक्टेंट होगा, ए है रिएक्टेंट बी है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट हम मान लेते हैं 10 मोलर है, तो रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम जीरो मतलब क्या है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, टाइम जीरो, ए का कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं 10 मोलर, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है बोलो, 10 मोलर। तो क्या प्रोडक्ट कुछ बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, जीरो होगा। हम मान लेते हैं कि 10 सेकेंड बाद क्या होगा, बोलो 10 सेकेंड बाद क्या होगा, ये जो 10 मोलर आप देख रहे हैं इसमें से कुछ तो खर्चा हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसमें से x खर्च हो गया, कितना खर्च हो गया बोलो, x खर्च हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये 10 मोलर है, रिएक्टेंट 10 मोलर है, तो प्रोडक्ट क्या है बोलो, जीरो। हम मान लेते हैं कि ये x मोलर खर्च हो गया। ठीक है, तो इधर बनेगा कितना, x ही तो बनेगा। मान लेते हैं इधर से x मोल खर्च हो गया, तो यहाँ बनेगा कितना, x मोल। ठीक है ना, अच्छा तो यहाँ पे बचा कितना बोलो, 10 पहले था उसमें से x मोल खर्च हो गया, तो बचा कितना बताइए, 10 माइनस x। ठीक है, अच्छा हम मान लेते हैं यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि 4 मोल क्या हो गया, खर्च हो गया। मान लीजिए 10 मोल पहले था, 10 से ये कितना हो गया बोलो, 10 मोल इनिशियल था रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट जीरो। और इधर देखिए जब 10 सेकेंड बाद
4 मोल मान लेते हैं खर्च हो गया, तो यहाँ बनेगा कितना, 4 ही मोल तो बनेगा। मान लीजिए 4 मोल यहाँ पे खर्च हो गया, तो 4 मोल ही बनेगा। x खर्च हुआ तो x ही बनेगा, समझे। तो यहाँ पे अब इस रिएक्शन में बचा कितना, ठीक है, रिमेनिंग मोल कितना है आपको ये बताना है, रिमेनिंग मोल्स। तो रिमेनिंग मोल्स बता सकते हैं क्या आप, कितना मोल्स बचा बोलो, ठीक है। तो बचा कितना बोलो, 10 मोलर पहले था, 10 माइनस x खर्च हो गया, मतलब 4 मोल खर्च हो गया, तो बचेगा कितना, 6 मोलर बचेगा, ठीक है ना। मोल्स हटा दीजिए, रिमेनिंग सीधे लिख लीजिए। तो बचा कितना समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत है बोलो, नहीं आना। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। हम लिख रहे हैं फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट डिसअपियर होना शुरू होगा। तो फॉर रिएक्टेंट हम क्या लिखेंगे बोलो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है ना। रिएक्टेंट क्या होगा बोलो, गायब होना शुरू हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। ए क्या हो रहा है बोलो, डिसअपियर हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा बोलो। अच्छा एक बात बताइए, फॉर्मूला भी हम क्या बोले हैं, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके बताइए। देखिए डेल्टा सी मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज क्या होता है बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल मोल कितना है 6, इनिशियल मोल कितना है 10, अपॉन टाइम बताइए, टाइम कितना समय लगा, फाइनल टाइम लगा 10, इनिशियल था 0, तो 10 माइनस 0, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है ना, नहीं है ना दिक्कत। अच्छा एक बात आप बताइए, सॉल्व करके बताइए क्या होगा, -4 अपॉन 10 आ गया, कितना आ गया बोलो, -4 अपॉन 10। अच्छा एक बात बताइए, रेट मतलब स्पीड क्या कभी निगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो इसी निगेटिव को हटाने के लिए हम लोग रेट ऑफ डिसअपियरेंस में यहाँ पे माइनस का यूज कर देते हैं, माइनस का अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तब क्या होगा बोलो, ये जो माइनस था ये प्लस हो गया। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं बोलो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस के फॉर्मूला में माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। यही तो अभी हम आपको बताए थे कि रिएक्टेंट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर रिएक्टेंट, क्योंकि कंज्यूम हो रहा है माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, तो उसके लिए क्या हम फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। क्या आप समझ पाए इतना, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बालक समझ पाए इतना, चलिए ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के लिए देखेंगे, फॉर प्रोडक्ट, तब क्या होगा बोलो, प्रोडक्ट तो फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट के फॉर्मूला में हमेशा माइनस यूज कर देना है, लेकिन प्रोडक्ट के फॉर्मूला में ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है ना। मतलब क्या है बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ये देखिए क्या है बोलो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा सी ये फाइनल कितना हो गया प्रोडक्ट बोलो, 4 मोल, इनिशियल था 0, 4 माइनस 0 अपॉन फाइनल कितना है बोलो, समय फाइनल कितना लगा 10 सेकेंड, इनिशियल था 0 सेकेंड, तो 10 माइनस 0 कितना आ गया बोलो, 4/10। तो कुछ आप समझे, मतलब ये ऑलरेडी प्लस में है, तो इसको माइनस शून्यस में करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझे। अच्छा एक चीज़ आप समझ पा रहे हैं ना, अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल, 2 मोल तो 2 मोल, समझ गए। तो अगर ये जिस रेट से ये डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से ये फॉर्म भी हो रहा है, समझ गए। यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या है 4/10, और अपीयरेंस क्या है वो भी 4/10 ही है। लेकिन जब हम थोड़ा अलग टाइप का रिएक्शन ले ले, जैसे मान लेते हैं ऐसा रिएक्शन ले ले, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग वाला है, मतलब ए से मान लीजिए 2b है, तब ऐसा नहीं होगा, समझे।
चलिए लिखते चलिए सब लोग। अच्छा, इसका आप ट्राई कीजिएगा क्या, ट्राई करके देखिए तो कुछ भी डाल के आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्राई करके देखिए, ठीक है, कुछ भी डाल के। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी डाल के आप चेक कीजिए। चलिए बताना शुरू करें क्या। चलिए देखिएगा, माही समझे क्या ऊपर वाला जो अभी बताए वो। चलिए गुड। अच्छा, आप लोग का अभी आवाज डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा, समझ गए ना, आज से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं इसलिए। चलिए देखिएगा, एट टी बराबर 0, टाइम जब 0 है, मान लो ये 10 मोल है, हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। रिएक्टेंट मान लेते 10 मोल है रिएक्शन के स्टार्टिंग में, तो रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना मोल होगा, सॉरी, रिएक्शन के स्टार्टिंग में रिएक्टेंट 10 मोल है, तो प्रोडक्ट कितना होगा रिएक्शन के स्टार्टिंग में, 0 मोल होगा, समझ गए ना। हम मान लेते हैं कि 10 सेकेंड बाद, ठीक है, इसमें से x मोल खर्च हो गया, तो आपको कुछ समझ आता है। देखो इधर 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो अगर यहां x मोल खर्च हुआ तो यहां बनेगा कितना, 2x मोल बनेगा। फिर से सुनो, 1 मोल खर्च होगा तो 2 मोल बनेगा, अगर x मोल खर्च हुआ तो बनेगा कितना, 2x मोल बनेगा, समझे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में 10 था, x खर्च हो गया, समझ गया, तो बचा कितना, 10 माइनस x, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि यहां पर x का वैल्यू क्या मान ले, कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए x का वैल्यू हम 4 मान लिए, तब क्या होगा, मान लो अगर यहां पे 1 मोल से 2 मोल खर्च हुआ, ठीक है, तो अगर हम यहां पे 4 मोल खर्च कर देते हैं तो यहां कितना खर्च होगा, बोलो 8 मोल, समझ गए ना। तो यहां कितना हो जाएगा, बोलो x का वैल्यू अगर हम 4 मान लिए, 1 से 2, अगर ये 4 मोल हम खर्च करवाए तो यहां 8 मोल बना, समझ गए। तो यहां पे बचा कितना, 4 मोल यहां खर्चा हुआ, तो बचा कितना, 6 मोल बचा, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना है, बोलो यहां 6 मोल और यहां 8 मोल। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं, देखिएगा, हम अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का क्या हुआ, बोलो डिसअपियरेंस हुआ, मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या, ए क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या था, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, समझ गया। तो माइनस डेल्टा सी करे क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन निकाल लो सब लोग, ठीक है, कैसे निकालिएगा, बोलो फाइनल 6 इनिशियल 10, तो 6 माइनस 10, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, टाइम बताइए 10 सेकेंड, फाइनल इनिशियल 0, तो 10 माइनस 0 कितना आ गया, बोलो इधर, कितना आ गया बताइए, 4/10, 4/10 आ गया, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग, क्या आया, बोलो 4/10 आ गया। अगर हम बोलेंगे कि बताओ फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए अगर हम डिस्कस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है, बोलो अपीयर होता है, ठीक है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है, बी ही तो आएगा, क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, बोलो प्रोडक्ट का, देखिए फाइनल 8 इनिशियल 0, तो 8 माइनस 0 अपॉन टाइम, टाइम कैसे देखेंगे, 10 माइनस 0, ठीक है, 10 माइनस 0 कितना आया, 8/10। तो आप कुछ समझे, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग होगा तब रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस कभी भी बराबर नहीं होगा, अलग होगा, देखिए इधर 4/10 इधर 8/10, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा तब। लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होगा, जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों बराबर होगा, समझ गया। देखिए देखिए इधर 4/10 4/10 और यहाँ 4/10 8/10, समझ गया ना, कुछ समझ आया, ठीक है, लिखते चलिए।
बहुत भारी टॉपिक नहीं है, समझ गया ना। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो जरूर समझ सकते हैं, ठीक है ना। ट्राई करते चलिए बस। हो गया क्या? नोट करते चलिए, समझते भी चलिएगा। माही ये जो समझा है समझी? बालक आप बताइए, समझे? चलिए गुड, समझ गया ना। देखिए अगर दिक्कत होता है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, समझ गया ना। रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, आराम से जाइए रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं होगा, समझे। हो जाएगा, बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब एक हेडिंग हम लोग डालते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन या ROR। अच्छा एक्चुअली में ये टॉपिक आपको ना 12th में पढ़ना है, समझ गया, केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। तो एक लाइन आप लिख लीजिए सबसे पहले, अभी हम कुछ फैक्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए, अभी हम कुछ फैक्टर पढ़ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन्हें पूरा काइनेटिक्स मतलब केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पहले हम लिखवा दिए हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस बात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लिखते चलिए, आराम से लिखते चलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए लिखते चलिएगा। तो हेडिंग डाल लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक में? पेज पलटे, माही लिख लिए।
चलिए देखिएगा, तो सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल स्टेट। हेडिंग डालिए फिजिकल स्टेट। देखिएगा, देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। अच्छा आप देखिएगा, सॉलिड से अगर आप गैस की तरफ जाएंगे तो रिएक्शन का रेट ना बढ़ते जाएगा। मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। ऐसा क्यों होगा बताइए। देखिए गैस में एक्चुअल में ना इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बड़ा कम होता है। क्या होता है, जैसे आप इधर से इधर जाइएगा तो क्या होगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होगा। मतलब सॉलिड से जब गैस की तरफ जाइएगा तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या होगा, बोलो, डिक्रीज होगा। लिखते चलिए सब लोग। ठीक है ना, तो हम लोग जब भी सॉलिड से गैस की तरफ प्रोसीड करेंगे तब क्या होगा, बोलो, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता जाएगा। क्यों होगा डिक्रीज, बोलो क्यों होगा, पता है किसी को? चलिए हम बताते हैं, पहले यहां तक लिखिए। वीडियो कट गया क्या? वेट अ मिनट। बस एक सेकेंड वेट कीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आप ध्यान से कि जैसे हम सॉलिड से गैस की तरफ जाते हैं तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। मतलब इसके बीच में क्या है, बोलो, गैस के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, लिक्विड में ज्यादा है, सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन। तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब इधर गैस का मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो एक बात बताइए, कोलिजन किसमें अच्छे से होगा, मतलब आपस में मॉलिक्यूल टकराएगा किसमें अच्छे से, गैस में। तो इफेक्टिव कोलिजन किसमें ज्यादा होगा, बोलो, इफेक्टिव कोलिजन किसमें ज्यादा होगा, ऑब्वियसली गैस में। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे टकराएगा अच्छे से, कहां पर, बोलो, गैस में ही मॉलिक्यूल, क्योंकि इसका पार्टिकल दूर दूर है तो आराम से टकरा सकता है। लिक्विड का क्लोज है, कम टकराएगा, सॉलिड का तो एकदम पास में है तो टकराएगा ही नहीं, लेकिन इसका अच्छे से टकराएगा, किसका, गैस का। तो जब हम सॉलिड से गैस की तरफ गए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कमा, जिसके वजह से इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा। आप बोलिएगा कि कोलिजन मतलब टकराना होता है, इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, मतलब अच्छे से कोलिजन होना, समझ गया ना, जो कोलिजन कुछ इफेक्ट डाल सके। एक बात बताइए, गैस के अंदर अगर अच्छे से कोलिजन होगा तो ऑब्वियसली जब भी कोलिजन होता है ना तभी जाके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो एक बात बताइए, और उतना तेजी से फॉर्म होता है, तो रेट किसका ज्यादा होगा, बोलो, गैस का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन अच्छा है। समझ गया, ठीक है ना। अब सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर क्या है बताइए, टेम्परेचर, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मान लीजिए अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दिए तब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी में मूव करने लगेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बोलो, बढ़ जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, अगर मॉलिक्यूल एकदम तेजी में मूव करने लगा तो कोलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन अगर इंक्रीज हो गया, मॉलिक्यूल अगर आपस में धड़ाम धड़ाम टकराने लगा, मतलब इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होगा, मतलब अच्छे से टकराएगा मॉलिक्यूल। मतलब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जो अच्छे से टकराए, कुछ रिएक्शन में इफेक्ट डाले, वही है इफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पे इसका रियल डेफिनेशन आप फिजिक्स में देखिएगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव कोलिजन यहाँ पे इंक्रीज हो गया, जिसके वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो गया, बोलो, इंक्रीज हो गया। मतलब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, राइट, याद रखिएगा, ठीक है, याद जरूर रखिएगा चीज।
ठीक है ना, याद रखना है सभी बच्चों को। चलिए नोट करते चलिए, जल्दी जल्दी लिख लिए। अच्छा रुके, चलिए लिखते चलिए। एक्चुअली अभी हम ना सारा माइक टेस्ट कर रहे हैं, समझे। तो 3 माइक है मेरे पास, तीनों का एक एक करके टेस्टिंग किए हैं बिना फ़ैन का। फ़ैन चला के टेस्टिंग हो रहा है। तभी तो पता लगेगा ना नॉइज़ आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, देखते चलिए। ठीक है, हो गया, लिख लिए, माही लिख ली, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, समझ गए ना। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। अगला फैक्टर है कैटलिस्ट। अच्छा सुनिएगा सब लोग, आप लोग को एक चीज़ हम बताए थे पहले। देखिए कैटलिस्ट जहाँ भी लिखा रहे ना, कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे, समझ गया, रिएक्शन के स्पीड को कमाएगा नहीं, समझ गया। तो कैटलिस्ट हमेशा आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट ही लेना है, राइट, समझ गया ना। तो कैटलिस्ट क्या करता है बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा देता है। तो आप बोलिएगा सर जो डिक्रीज कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, इनहिबिटर। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर, ठीक है ना। तो इनहिबिटर क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कमा देता है, ठीक है। बोलो बोलो, समझ आ रहा है। तो आपको भी हम क्या समझा रहे थे, समझने का कोशिश कीजिएगा। अभी टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या था बताइए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखे फिजिकल स्टेट, समझ गए, और क्या क्या देखे बोलो, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट, समझ गया ना। कोई दिक्कत है तो बोलो, समझ गया, हो गया। जल्दी जल्दी नोट करते चलिए सब लोग। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, अभी हम ना एक हेडिंग डलवाए थे, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला था रेट ऑफ रिएक्शन। एक काम कीजिए ना, इसको आप ना कैपिटल ए बना दीजिए। तो क्या बना दीजिए, कैपिटल ए, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, कैपिटल ए बना दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन वाले पॉइंट को, ठीक है। अब आप आ जाइए इसमें, ताकि 1 2 करके नंबरिंग कर दिए तो दिक्कत ना हो। अब सेकेंड आ जाइए इम्पोर्टेंट पॉइंट में, बी नंबर पॉइंट, वो है पार्शियल प्रेशर। क्या है बताइए, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा समझिएगा, देखिए पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है ना, मान लीजिए एक डब्बा के अंदर ढेर सारा गैस है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर ढेर सारा गैस है। मान लीजिए गैस ए है, गैस बी है। तो गैस ए का जो प्रेशर है वही है पार्शियल प्रेशर गैस ए का, गैस बी का जो प्रेशर है वही है पार्शियल प्रेशर गैस बी का। तो पार्शियल प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा बोलो, इन गैसियस मिक्सचर प्रेशर exerted by a particular गैस, ठीक है। कोई भी पार्टिकुलर गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। उसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है, समझ गया ना, ठीक है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। देखिए क्या फॉर्मूला, देखिएगा, मान लीजिए आपको निकालना है
पार्शियल प्रेशर, नहीं तो हम फॉर्मूला ना नीचे लिख देते हैं, ठीक है ना, ऊपर थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा। देखिए पार्शियल प्रेशर, मान लेते हैं कोई भी गैस का आपको निकालना है, पार्शियल प्रेशर आपको कोई भी गैस का निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, मोल फ्रैक्शन उस गैस का आप निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन आप उस गैस का निकाल लीजिए, इनटू कर दीजिए टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, राइट। तो पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या आप समझ गए ना, क्या है बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर। जैसे आपसे अगर कोई पूछेगा, क्या पूछेगा इस गैस ए के लिए, तो क्या आप फॉर्मूला लगाएंगे? आप देखिएगा, इसको हटा दे, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, यहाँ पे लिखा नहीं पाता इसलिए हम हटा दिए हैं। तो हम देखते हैं किसके लिए, देख ले पहले बोलो, हम देख लेते हैं फॉर गैस ए। अब गैस ए के लिए देखिए, आप गैस ए के लिए क्या होगा समझने का कोशिश करो। देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए कैसे आप निकालेंगे बोलो? क्या है फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, मतलब इसका टोटल प्रेशर कितना है, मतलब पीटी, ठीक है। अच्छा आपको ये निकालने तो आता है, क्या निकालने आता है बोलो? अच्छा अब एक बात आपको याद है कि नहीं, रुक जाइए, एक चीज़ पूछते हैं। जैसे हम आपको ना पहले एक चीज़ बताए थे, यहाँ पे ना एक फार्मूला लिखेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए गैस बी के लिए, फॉर गैस बी। अब गैस बी के लिए देखिए फार्मूला, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, मतलब पार्शियल प्रेशर गैस बी का क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, इसको हम रीड कैसे करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। तो इसको क्या रीड करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो पार्शियल प्रेशर गैस बी का क्या होगा? फार्मूला अभी बताए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, मतलब क्या करेंगे हम बोलो? पीटी करेंगे। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं है ना? चलिए पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग पीए का एक और फार्मूला लिखेंगे, फिर हम लोग एक और फार्मूला पीबी का लिखेंगे, राइट, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो? नहीं है ना? ठीक है, लिखते चलिए, समझते चलिए, अगर कुछ भी डाउट आता है बोलिएगा, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है बोलो? एक और फार्मूला अब हम लिखने वाले हैं। हो गया, लिख के दिखा। अच्छा एक चीज़ बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का हम आप फार्मूला क्या याद किए थे? याद है मोल फ्रैक्शन, कोई भी गैस का हम कैसे निकालते थे? मोल फ्रैक्शन गैस का, उस गैस का मोल अपॉन टोटल मोल, वही ना फार्मूला होता है। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फार्मूला क्या था? मोल ऑफ गैस ए अपॉन टोटल मोल, मतलब Na प्लस Nb इंटू पी कर दीजिए, ठीक है। और जैसे मोल फ्रैक्शन आपसे कोई बी का पूछेगा तो फार्मूला क्या था बोलो? इस गैस का मोल मतलब बी का मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब Na प्लस Nb इंटू पी। कोई दिक्कत है बोलो? दिक्कत है तो चले लिखते चलिए, आराम से लिखिए। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? समझ रहे हैं ना? चलिए गुड।
माही समझ आ रहा है? बोलो। चलिए ठीक है, हो गया ना, डन। कॉपी हो गया, पेज पलटे। अभी नहीं पूरा हुआ है? हो गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिएगा, अगर हम आपसे बोलेंगे कि बताओ पी ए अपॉन पी बी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं क्या? पी ए अपॉन पी बी क्या होगा? बोलो। पी ए अपॉन पी बी आप बता सकते हैं क्या? मतलब ये वाला फॉर्मूला बोलना है। देखो पी ए क्या है? एक्स ए इंटू पी टी, और पी बी क्या है? एक्स बी अपॉन पी टी। तो लिख देते हैं हम। तो ये क्या है बोलो? एक्स ए इंटू पी टी अपॉन एक्स बी इंटू पी टी। ठीक है, तो यहाँ क्या है? एक्स ए इंटू पी टी, और इधर क्या है बोलो? एक्स बी इंटू पी टी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या हम ये भी लिख सकते हैं क्या? समझने का कोशिश कीजिएगा। पहले ये लिखिए तब बताते हैं। देखो इधर पीटी से पीटी कट गया, पीटी से पीटी कट गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स ए अपॉन एक्स बी लिख सकते हैं ना। पीटी से पीटी कट गया तो क्या लिख दिए? एक्स ए अपॉन एक्स बी। अच्छा, एक और फार्मूला हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? समझने का कोशिश कीजिए, देखिए समझिएगा, हम लिख रहे हैं। देखो इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फार्मूला क्या था? देखो एन ए अपॉन, लिख दे क्या? पूरा लिख दे, पेन से ही लिख देते हैं, छोड़ो। क्या था फार्मूला बोलो? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पी टी अपॉन एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पी टी। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या फार्मूला आ गया बोलो? एन ए अपॉन एन बी। समझ गया ना? तो ये फार्मूला डेराइव होकर आ गया। अच्छा, आपको हम एक चीज़ बताए थे कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है हमेशा 1 होता है, तो पार्शियल प्रेशर का सम क्या होगा बोलो? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि पार्शियल प्रेशर का सम क्या होगा, जैसे पी ए, ये जो पार्शियल प्रेशर ए का है और पार्शियल प्रेशर बी का है, वो किसके बराबर होगा बोलो? 1 के? नहीं, 1 के बराबर अब नहीं होगा। समझ गया ना? तो पार्शियल प्रेशर ए का और पार्शियल प्रेशर बी का जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा। समझ गया ना? 1 अब नहीं होगा, भावना में नहीं बहना है। समझ गया ना? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। समझ गया ना? इसी को बोला जाता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है बोलो? सिंपल है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ all the gaseous component is equal to total pressure of gaseous mixture, राइट? समझ गया ना? तो फार्मूला क्या है बताइए? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस कंपोनेंट्स। समझ गया? पार्शियल प्रेशर का जो टोटल प्रेशर है इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर के टोटल प्रेशर के बराबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समझ गया ना? तो खुश हो जाइए। चलिए लिखते चलिए। चलिए बनाइए। अरे ये स्क्रीन कहाँ गायब हो गया भाई?